Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcome to on Oscillating Atoms. And in this lecture, we will discuss all about Gauss law. So what is Gauss law? देखते हैं गॉस ने जो लॉ दिया था that was based on the charge enclosed in the surface. जैसे किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको फ्लक्स से रिलेट किया हुआ था. तो द स्टेटमेंट इज कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. जैसे कोई भी सरफेस है, अगर ये सरफेस है सपोज स्फेरिकल सरफेस है, इसमें चार्ज क्यू इंक्लोज्ड है, तो जो इसका फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंक्लोज्ड के होगा. जितना भी चार्ज इंक्लोज्ड है उसमें फ्लक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/ε0. तो ये था हमारा टोटल फ्लक्स. फ्लक्स इंक्लोज्ड कितना आ गया टोटल Q/ε0. अब हमने इसको क्या दिया था, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds. ये हमारा था ना फ्लक्स का डेफिनेशन. क्या होता है भाई, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं किसी भी यूनिट सरफेस से, दैट इज क्या है भाई हमारा फ्लक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअल में Q/ε0. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्लियर. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया भाई, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds Q/ε0. यहाँ पे ε0 क्या है, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये हमारा ε0 है. और ये लॉ क्या था, जैसे कोई भी अगर कोई इनक्लोज सरफेस है, ये जो लॉ है वो यूजफुल है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए. अगर कोई इनक्लोज सरफेस है तो उसमें हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. अगर ये तो वो हमारा केवल पॉइंट चार्ज की बात. जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं कि ये क्या है हमारा भाई, कोई क्यूब है, ये क्यूब है, उसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, इस क्यूब के सेंटर पे मान लेता हूं क्यू चार्ज रखा हुआ है. तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, तो क्यू इनक्लोज इसमें कितना हो गया, इसके लिए क्यू इनक्लोज कितना हो गया हमारा, नेट क्यू कितना हो गया क्यू. और फ्लक्स कैसे निकालेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ε0, या क्यू इनक्लोज्ड क्या है Q/ε0. ये इससे फ्लक्स पास हो गया. टोटल क्यूब से कितना पास हो रहा है Q/ε0. अगर आपको कोई एक सरफेस से पूछता है कि एक फेस से कितना पास होगा, सपोज ये वाला फेस बोल देता है आपके लिए, तो ये कौन सा पार्ट है इसके लिए, क्यूब के लिए 1/6. तो आप इसका निकाल दोगे भाई 5' मान लेता हूं मैं, इससे फ्लक्स पास हो रहा है, तो 5' कितना हो जाएगा, 5' इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 5, या मैं लिख दूंगा Q/6ε0. वो किसी एक सरफेस से पास होगा, इस सरफेस से. क्लियर. देखो पूरे से क्यूब से कितना निकल रहा है Q/ε0, जबकि एक सरफेस से जो इसका एक फेस है क्यूब का, उससे कितना निकल रहा है 5' और 5' कितना है Q/6, मतलब Q/6ε0. दैट इज आपका क्या फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस. अब अगर मैं मान लेता हूं ये तो हमारा सिंगल चार्ज था, तो हमारा सिंगल चार्ज के लिए फ्लक्स कितना आया, phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0. ये हमारा फ्लक्स का डेफिनेशन आ गया. अब मान लेता हूं मैं ये सरफेस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 भी है, Q3 भी है और Qn भी है ना, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस, देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस. तो इसके लिए हम कैसे फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स के लिए देखो मैं निकालता हूं E डॉट ds. मेरा कितना हो जाएगा भाई, मैं समेशन कर लूंगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 टेंस टू n E डॉट ds. ये समझ आया कैसे किया. जैसे आपने पता है सुपरपोजिशन आएगा ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या है हमारा, उसमें क्या है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं टोटल, वो कितना निकालते हैं E1 वेक्टर सम होता है ना सबका, प्लस E2 अप टू डैश E1 E3 प्लस E4 प्लस अप टू डैश EN. या मैं इसको लिख लेता हूं समेशन I इज इक्वल टू 1 टेंस टू n EI. ये हमारा क्या हो जाता है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. बस वही किया है हमने ना. इसको मैं कैसे लिख लूंगा अगर मुझे निकलाऊंगा, तो समेशन I इज इक्वल टू 1 टेंस टू n. इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये लिखते थे ना आपको Qi/ε0. ये क्या हो जाता है हमारा E डॉट ds. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया किसके लिए भाई, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए. ठीक है, आप सबके लिए क्या करोगे, चार्ज निकालोगे और उसका 1/ε0 कर लोगे. दैट विल बी आपके लिए पूरा जितना भी चार्ज है, मान लो ये 1 कूलम है, ये -1 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये +1 कूलम है. तो ऐसे करके आप नेट चार्ज निकाल लोगे, उसका सम और 1/ε0 कर दोगे, आपके लिए क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स. अब देखो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, समेशन I इज इक्वल टू 1 टेंस टू n QI के लिए मैं टोटल Q लिख सकता हूं ना, Q इनक्लोज्ड. मैं Q इनक्लोज्ड लिख सकता हूं.
मतलब इस सरफेस में जितना चार्ज है। तो क्यू इनक्लोज्ड क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, यही हुआ ना, टोटल चार्ज जो भी है इसके लिए टोटल चार्ज। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो गॉस लॉ इन इंटीग्रेशन फॉर्म विच इज d dot e dot ds is equal to q upon epsilon naught. This is the Gauss law in integration form. So as we know that the theorem of differential इंटीग्रेशन, ठीक, वो क्या है हमारा, देखो इसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी सरफेस इंटीग्रेशन है, जैसे ये क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस है, ठीक, तो ये कोई क्वांटिटी f डॉट डी एस इज इक्वल टू, इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे उसकी जगह, डेल डॉट एफ डीवी। समझ आया? देखो इसमें डेल क्या है, डेल ऑपरेटर है जिसको हम लिख सकते हैं आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये क्या हमारा डेल ऑपरेटर, और डेल क्या है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन, partial integration with respect to s, partial integration with respect to y and similar partial integration with respect to z। और f कोई क्वांटिटी है जिसको मैंने लिखा है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। ये कोई भी एक क्वांटिटी है जिसको मैंने लिया हुआ f, कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। और डेल क्या है, ये ऑपरेटर है जिसको i कैप डेल ओवर डेल x प्लस j कैप डेल ओवर डेल y प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये वाली फॉर्म देखो आप कुछ इससे मैच कर रही ना, ई डॉट डी एस, ये क्या सरफेस इंटीग्रेशन, आप एस लिख सकते हो, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन। तो इसको मैं कुछ इससे लिख सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 को मैं कैसे रिलेट करूंगा, आप ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 को कैसे रिलेट करेंगे हम वेक्टर फॉर्म इन डिफरेंशिएशन फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ डॉट डी एस, तो यहाँ क्या ई डॉट डी एस, उसको मैंने क्या लिखा है डेल डॉट एफ, तो यहाँ लिखे डेल डॉट ई। तो डेल डॉट ई, ये आया हमारा क्या भाई, डेल डॉट ई, ये वाली फॉर्मेट इनटू डीवी, और ये इंटीग्रेशन तो रहेगा रहेगा भाई, वी आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब देखो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, ये रब कर दूं, आपको समझ आ गया होगा आई होप, है ना। तो देखो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू को हम आपको जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको मिलता है हमारा रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी, ये मिलता है ना। तो मैं यहां से देखो डी क्यू को क्या लिख सकता हूं, रो इंटू डी वी लिख सकता हूं, क्लियरली है ना। इसको हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो क्यू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू क्लोज इंटीग्रेशन डी क्यू, ठीक है, टोटल उसका इंटीग्रेशन कर लूंगा, मुझे क्यू मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन रो डी वी। क्लियर? समझ आया भैया? नहीं, ये क्यू समझ आया कैसा आया, मैंने रो लिखा कि डी क्यू बाई डी वी, डी क्यू लिख लिया रो डी वी, क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी क्यू का कर लूंगा, तो मुझे क्यू मिल गया। ये मैं इसको वापस इक्वेशन पुट करता हूं, वी देखो आप डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू, मैं इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू की वैल्यू रख लेता हूं, क्यू की वैल्यू क्या, रो डी वी, ठीक है। अब मैं इसको हटा के अंदर लिख सकता हूं ना, चाहूं तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डीवी। तो आप देखो डीवी से डीवी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बच जाएगा क्या, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्या है, डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डेल डॉट ई में कैसे लिखूंगा, डेल क्या लिखा था मैंने, ये तो हमारा जो रिजल्ट आ गया, जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो क्या आ गया, डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं आपको इसको इलेबोरेट कर देता हूँ, डेल को हम क्या लिखेंगे, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। मैंने बताया डेल ऑपरेटर कैसे लिखेंगे मैं ना। अब ई को कैसे लिखेंगे, देखो इसका क्या कंपोनेंट होगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये मैंने ई लिख दिया है ना। इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ वाई कंपोनेंट होगा और कुछ जेड कंपोनेंट होगा, इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं और इसके आगे देखो यहां लिख देता हूं, आई डॉट आई कितना मिलेगा आपको 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो यहां पर क्या बचेगा, ई एक्स डेल ओ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, देखो ये वाला क्या बचेगा, डेल ओवर डेल एक्स ई एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई
ई वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ई जेड इज इक्वल टू कितना मिला, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे क्या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो ये क्या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, आपको ये मिल जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे ये मिल जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे ये मिल जाएगा। ये आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ मिल गया। सो हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन इज गिवन बाय E is equal to kx q I cap where k is any constant, तो देन द चार्ज डेंसिटी इज। अब ये एडवांस का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है कि विच इज राइट। तो आपको चार्ज डेंसिटी निकालना है। चार्ज डेंसिटी कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, जो हमें E दिया हुआ है तो हम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, दैट इज डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या रो कैसे लिख सकता हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट E। ये क्या हो गया हमारा भाई, ये रो हो गया। तो डेल डॉट E कैसे लिखेंगे हम, डेल डॉट E मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखेंगे। देखो डेल क्या लिखते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक, अब E का इक्वेशन लिखेंगे हम। E क्या दिया हुआ है, के एक्स क्यू आई कैप। इक्वेशन तो यही है। अगर आगे दिया होता जे कैप, अगर x में दिया होता प्लस के समथिंग कांस्टेंट जे कैप प्लस इस तरह के कैप, तो हम उसको आगे लिखते हैं, हमको इतना दिया हुआ। तो आई डॉट आई कितना होता है 1, अदर रेस्ट आर 0, जे डॉट आई भी 0 होगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं वो भी 0 होगा, के डॉट आई भी क्या होगा 0 मिलेगा आपको। तो आई डॉट आई इज 1, तो मैं डेल ओवर डेल एक्स के एक्स क्यू मिला मुझे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n ये होता है ना डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, एंड डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज k, तो इसमें क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स की पावर 3। ठीक है, तो देखो k डिफरेंशिएशन का 3x स्क्वायर। ठीक है, या मैं क्या लिख सकता हूं 3k x स्क्वायर। आपको ये क्या मिलेगा 3k x स्क्वायर। अब आप इसमें पुट कर सकते हो रो, आप इसको क्या मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। डेल डॉट ई की वैल्यू क्या है 3k x स्क्वायर या 3 एप्सिलॉन नॉट k x स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया रो। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज। सो हम प्रूफ देखते हैं गॉस लॉ का। प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो मैंने माना ये कोई स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आ रहा है, उसके सेंटर पे एक चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी इसके सरफेस का पॉइंट, मैंने ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया, जिसकी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ रेडियली आउटवर्ड। ये क्या है भाई आर कैप, इसका क्या रेडियस वेक्टर, ये रेडियली आउटवर्ड E हो गया। अब यूनिट वेक्टर जो एरिया का होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है भाई, वो दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसी में क्या हो गया एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच एंगल कितना है अभी 0। ठीक है, ये चार्ज क्यू प्लेस्ड है इस पॉइंट P पे, हमको क्या देखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेता हूं इस चार्ज क्यू की वजह से कितना मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा r कैप के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस चार्ज Q की वजह से एट दैट पॉइंट P। अब मैं इस पे फ्लक्स देख लेता हूं, इस वाले सरफेस से, जो ये सरफेस है ds एरिया है, इससे कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो फ्लक्स का डेफिनेशन dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E डॉट ds। फ्लक्स का ये होता है भाई E डॉट ds है ना, तो E कितना है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है ds कितना है, दोनों का एंगल कितना है भाई 0। तो E और ds में एंगल कितना है 0, cos 0, cos 0 इज 1, दैट्स व्हाई फ्लक्स कितना मिला मुझे E ds। d फाई कितना मिल गया E ds। अब देखो मुझे निकालना नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स अगर इससे निकालना है, टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस से पास होगा, वो नेट फ्लक्स कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन d फाई। ठीक है, इस हम का टोटल सरफेस पे कर लेंगे। देखो भाई ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, उसी तरह ऐसे यहाँ मिल जाएगा, ऐसे यहाँ मिल जाएगा, ये सारे ds 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 ऐड कर लूंगा तो मुझे टोटल फ्लक्स पास आउट मिल जाएगा इस सरफेस से जितना भी हुआ। तो उसको मैंने क्या कर लिया इंटीग्रेट कर लिया।
तो ये कितना बचा भाई, ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों का एक ही वेक्टर हो गया तो ये हट गया इनटू ds, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन बाहर आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन क्या बचा ds। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इस वाले का कितना सरफेस एरिया होगा नेट सरफेस, तो ds क्लोज इंटीग्रेशन ds विल बी इसकी 4πr², समझ आ गई। इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², मैं इसको वैल्यू रख देता हूं, 5 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r², तो ये कांस्टेंट इनटू ds की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 4πr², तो 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो गया। फ्लक्स कितना मिला, न्यूमरेटर में कितना बचा 5 और डिनोमिनेटर में कितना बचा ε0 क्यू अपॉन ε0, फ्लक्स कितना हुआ क्यू अपॉन ε0, दिस इज गॉस लॉ। तो ये क्या होगा इसका प्रूफ क्या मिला भैया हमें, हमको क्या कुछ नहीं करना है, एक सरफेस ले लेना है, उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख देना है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेना है, रेडियली आउटवर्ड होगा। यूनिट वेक्टर एरिया का क्या, वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, दोनों के बीच एंगल कितना है 0 cos 0 1, तो कितना बचेगा फ्लक्स eds। अब ये क्या बचेगा, इस सेगमेंट की वजह से है, एक सेगमेंट की वजह से, अब मैं सारे सेगमेंट्स की वजह से निकालना होगा तो मैं उसका क्या कर लूंगा सरफेस इंटीग्रेशन कर लूंगा और मुझे क्या मिलेगा phi = q अपॉन ε0। सो अब हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। जैसे गॉस लॉ था, उन्होंने गॉस थ्योरम दिए, चार्ज और फ्लक्स के बीच में क्या भाई रिलेशन दे दिया, ऐसे ही उन्होंने एक सरफेस के बारे में बताया था गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस होता क्या है, कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, जैसे मान लेता हूं मैं पॉइंट चार्ज है, तो उसको एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना जो हर एक पॉइंट पे जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, जिसका क्या हो फ्लक्स उसके क्या हो नॉर्मल टू द सरफेस हो। तो गॉसियन सरफेस का अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे करेंगे ना, गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज सरफेस, हमेशा क्या होता है उस चार्ज को क्लोज कर लेता है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज सेम, जो भी जितनी भी सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे हर एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम, एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो जैसे कोई ये सरफेस है, ये पॉइंट चार्ज है, अगर मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है, इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो मैं कुछ ऐसा स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर दूंगा इस पे। स्फेरिकल शेल होगा क्या भाई, ये कांस्टेंट रेडियस r का स्फेरिकल शेल कर देगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट मिलेगा और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका वो क्या नॉर्मल टू द सरफेस होगा ऑलवेज। तो जब देखो मैं कुछ बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा प्रोड्यूस करेगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर है चार्ज, वही प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो गॉसियन सरफेस के बाहर है दैट इज नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट गॉसियन सरफेस, वो किसी दूसरे गॉसियन सरफेस में करेगा। अगर मैं देखो ये कोई सरफेस है, यहां मैंने रखा q1 q2 और q3, ये तीन चार्जेस है ना, ये रखे हुए हैं, दो तो गॉसियन सरफेस के अंदर है, q1 एंड q2 आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस व्हाइल q3 इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। So the electric flux produced by the charges only Q1 and Q2. These two charges will produce the electric flux, while Q3 is not able to produce the electric flux in that Gaussian surface because this is outside of the Gaussian surface. Q1 and Q2 are inside of the Gaussian surface. That's why they will produce the electric flux. Q3 is not able to produce the electric flux. So the electric flux is produced by only the charges which are inside the Gaussian surface. The charges which are outside the Gaussian surface is not contribute in the electric flux. तो ये जो चार्ज है ये कंट्रीब्यूशन ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ये दो चार्जेस कंट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि these are inside the Gaussian surface। तो देखो कुछ हम सिमेट्री देखते हैं फिर उसका गॉसियन सरफेस देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मैं स्फेरिकल चार्ज देखूं, चार्ज क्या है स्फेरिकल है, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा स्फेरिकल सरफेस, और इसके लिए भी क्या होगा रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड ही होगा। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं कैसा भाई सिलिंड्रिकल चार्ज है, अगर चार्ज क्या है जैसे मान लेता हूं क्या कोई लाइन चार्ज है, सिलिंड्रिकल नहीं जैसे लाइन चार्ज है, अगर लाइन चार्ज रखा हुआ है कि एक लाइन है उस पर काफी सारा चार्ज जैसे वायर है, तो उसका कैसा होगा भाई ये जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा सिलिंड्रिकल होगा।
गॉसियन सरफेस कैसा हो, सिलिंड्रिकल, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिलेंडर के हर पॉइंट पे, जैसे ये सिलेंडर है, इसके हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड, अगेन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, हर पॉइंट पे, जैसे इधर से इधर, इधर से इधर, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हमारा प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए कैसा होगा, प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर पैरेलल टू प्लेट। जैसे कोई भी चार्ज है उसके प्लेट लगा देंगे हम, जैसा प्लेट है, ये मान लेता हूं मैं बोर्ड क्या प्लेट है, इस पर चार्ज है, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ होगा, इसके पैरेलल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल टू द, जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, शीट है, प्लेन चार्ज है, इस पे ये लगा दिया मैंने गॉसियन सरफेस के पैरेलल प्लेट आ गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉर्मल टू द सरफेस, इस वाले के नॉर्मल, इनवर्ड और आउटवर्ड, कोई ऐसा भी हो सकता है, इसके नॉर्मल टू द प्लेट या सरफेस, ठीक है। तो ये कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनका गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिडक्ट द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। So let us consider a system having two charges plus q1 and plus q2 separated by a distance r. Clear? So we are going to draw the Gaussian surface of charge q1 of radius r. हम चार्ज q1 से Gaussian surface ड्रॉ कर लेते हैं r रेडियस का, जो q2 को क्या रखेगा भी, सरफेस पर रखेगा। तो q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो q2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QE। Q कौन सा है, Q2 इंटू E, और E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज में Q1 क्या है हमारा, E, और जो Q2 पर फोर्स होगा दैट इज Q2 इंटू E। सो अब हमको क्या निकालना है, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ डेराइव करना है गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स। अब देखो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियली आउटवर्ड, और जो सरफेस एरिया होगा वो भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, तो एंगल बिटवीन E एंड ds इज 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, तो E डॉट ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो E ds cos 0 इज 1, तो ये कितना आया, E क्लोज इंटीग्रेशन ds, ये बच जाएगा हमारा क्या, फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स कितना बचा, E डॉट ds। अब देखो फ्लक्स क्या है हमारा, फ्लक्स को हम कैसे लिख लेते हैं भाई, अब ये टोटल चार्ज कितना है इसमें, गॉसियन सरफेस में इनक्लोज, दैट इज q1, तो मैं इसके लिए फ्लक्स कितना लिख सकता हूं, ये फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा इसके सरफेस से, q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख देता हूं, और ये E है, और ds इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो E मुझे कितना मिलेगा, E इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर, मैंने ये इधर लगा के कुछ इस तरह लिख सकता हूं मैं। क्लियर? तो ये गॉस लॉ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया इस पॉइंट पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। बट ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था चार्ज q2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू q1, द फोर्स वाज ये था हमारा, है ना। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, अगर मुझे लिखना होगा, तो E कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर r क्या, ठीक है। तो अब हम अगर फोर्स रखना चाहेंगे तो फोर्स कितना मिलेगा, F इज इक्वल टू, जो फोर्स होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये q1 है एक्चुअल में, है ना, q1 चार्ज कितना है इसमें, q1 इनक्लोज्ड है, तो q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r क्या, ये हमारा क्या मिल गया भाई, फोर्स, और ये क्या हमारा, कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ यही है ना, तो ये था डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। सो अब हम गॉस लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्स क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अ चार्ज बॉल B हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड S, ये सिल्क थ्रेड है हमारा S, which makes an angle theta, ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है with large conducting sheet, then the surface charge density of the sheet is proportional to, you have to given the options, 4 options, and you have to choose the right one. So अब देखते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, चार्ज की वजह से। अगर इस पे चार्ज Q है हमारे बॉल पे, ये बॉल जो चार्ज Q है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सीट की वजह से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर भाई, शीट की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है,
तो फोर्स कितना लगेगा हमारा Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही था, तो Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा फोर्स। तो मैं फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, और वो कितना होगा Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस पे मास अगर इसका mg है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा, ठीक है। इसमें टेंशन क्या हो जाएगा T, ये कितना एंगल होगा हमारा थीटा, तो इधर कितना आएगा T cos थीटा, क्लियर। और इधर क्या आएगा हमारा T sin थीटा। तो आप देखोगे इसमें इक्विवेलेंट करोगे तो T sin थीटा आपको किसके इक्वल मिलेगा, F के इक्वल है ना। T sin थीटा F को बैलेंस करेगा और T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा भाई, mg को, ठीक है। तो T sin थीटा F और T cos थीटा mg। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो T sin थीटा F की वैल्यू लिखूंगा तो Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करता हूं, 1 को डिवाइड करता हूं किससे भाई, 2 से। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो देखो T sin थीटा अपॉन इधर क्या है T cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू mg, ठीक है। तो देखो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू mg इनटू सिग्मा। तो देखो सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, tan थीटा के, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो व्हिच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। So next question is from IIT 2009, a disc of radius a/4, इसका ये डिस्क है जिसका रेडियस कितना है a/4, having a uniformly distributed charge 6 कूलम, इस पर 6 कूलम चार्ज है, वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, is placed in xy plane with its center as -a/2, इसका सेंटर कितना है -a/2, 0, 0। a rod having charge 8 कूलम, ये इस पे कितना चार्ज है भाई, इस रॉड पे 8 कूलम चार्ज है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसकी ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड है, इस पे 8 कूलम चार्ज है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम और 3 कूलम आर प्लेस्ड एट दीज कोऑर्डिनेट्स, सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये कोई क्यूब बन रहा है, ये वाला क्यूब, इससे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा वो बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने के लिए हमको क्या निकालना होता है, क्यू इनक्लोज्ड, जितना भी सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज रहेगा उसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो देखो ये जो डिस्क है, इसका जो डिस्क है, इसका आधा चार्ज बाहर आ रहा है, डिस्क का चार्ज कितना है भाई, जो डिस्क से कंट्रीब्यूटेड चार्ज है इनसाइड वो आधा डिस्क आ रहा है, दैट्स व्हाई चार्ज भी आधा होगा। तो 6c/2 मतलब 3 कूलम तक इसका चार्ज आया, और ये कितना है आपका 1/4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई आपका 1/4 आ रहा है। आपको इसका कितना मिला है, अगर रॉड की बात करूं मैं 3/4 पार्ट बाहर है, 1/4 पार्ट अंदर है, क्योंकि ये कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, a/4 से 5a/4 तक, तो ये कहां a/4 से लेके 5a/4, तो 4a/4 पार्ट बाहर है, ठीक है। तो Q इसका कितना है 8c/1/4 ऑफ 8c, या कह सकता हूं मैं 2 कूलम, ठीक है। और ये -7 कूलम है, तो Q इनक्लोज टोटल कितना हो गया, -7 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 2 कूलम, मतलब -2 कूलम, ये Q इनक्लोज हो गया। फ्लक्स का क्या होता है भाई, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो -2 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।